इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत आप एक बार नहीं बार बार देखोगे। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री बाय डी के परिहार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास जानने के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि हम इतिहास को कैसे जानेंगे। आज हम गहन विश्लेषण करने वाले हैं। ऐतिहासिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम चार्ट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, 3 स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हैं पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। दोस्तों, जो ये पुरातात्विक स्रोत हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो खुदाई में जो भी सामग्री निकली है, जैसे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मोहरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, स्मारक हैं, ताम्रपत्र हैं, भग्नावशेष हैं, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकारी, कलाकृतियाँ, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं। अभिलेख पढ़ेंगे, मुद्राएं, स्मारक, भवन, सिक्के, मोहरे, मूर्तियाँ, चित्रकारी, मिट्टी के बर्तन, ताम्रपत्र, भग्नावशेष, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था। और जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आर्कियोलॉजी, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा जो टॉपिक रहने वाला है। और जो ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो क्या काम करता है, तो ये टीलों व स्मारकों का उत्खनन कर जो कर्मिक रूप से इसका विश्लेषण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला किसे कहते हैं? तो टीला जो धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य अर्थात स्रोत। दोस्तों, साहित्यिक जो स्रोत हैं इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में हम क्या अध्ययन करेंगे, जिसमें बात करते हैं तो वेद जिसको ज्ञान कहा गया है, उपनिषद जो गुरु के समीप बैठना, और आर्यन, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत जो महाकाव्य काल था, रामायण और महाभारत, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो ब्राह्मणेतर साहित्य हैं इसमें हम चर्चा करेंगे बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ हैं इनके बारे में। और आगे जो तीसरा है, नहीं इससे पहले जो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में हमने बात की थी। और लौकिक साहित्य में अगर हम देखते हैं तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ और गल्प साहित्य आते हैं दोस्तों। और तीसरा जो है अब ये हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूनानी, रोमन लेखक और चीनी लेखक, अरबी लेखक, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं यूनानी लेखक कौन कौन से थे, जिसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो टेसियस जो ईरान का था, फिर हेरोडोटस, उसके बाद सिकंदर, और सिकंदर के साथ जो आने वाले थे जो विदेशी यात्री थे, नियाकर्स, अनेस्किटस एवं अरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। और अब बात करते हैं मेगास्थनीज, इसके बारे में भी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका जो ग्रंथ लिखा था। और ये मौर्य साम्राज्य जो उस समय शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय आए थे। और फिर बात करेंगे डायमेकस के बारे में, जो बिंदुसार थे, इसके समय ये भारत आए थे। डायनोसियस, ये अशोक के समय भारत आया था। और टोलमी, जिन्होंने जियोग्राफी ग्रंथ लिखा था। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो प्लेनी के बारे में, जिसने नेचुरल हिस्ट्री ग्रंथ लिखा था। ये हो गए यूनान यानी रोम के जो विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे। और अब बात करेंगे जो चीनी लेखक। चीनी लेखक के अंदर हम देखेंगे कि फायान था, चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वितीय था, इसके समय भारत आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फायान, सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और इसके बाद सुंग यून, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैनसांग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इत्सिंग, ये जो चारों थे ये चीनी लेखक थे, इन चारों के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो अरबी लेखक थे, जैसे सुलेमान था, अल मसूदी था, अल बरूनी था। बहुत ही महत्वपूर्ण है अल बरूनी, जिन्होंने तहकीक ए हिंद जो नामक ग्रंथ लिखा था। ये अल बरूनी जो इन्होंने रामायण का अध्ययन किया था,
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद देखेंगे इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो दोस्तों ये इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन सभी के बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विश्लेषण के साथ चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम इतिहास की जो समझ है उसको विकसित कर लेते हैं। दोस्तों इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए साहित्यिक साधन, पुरातात्विक साधन और विदेशियों की जो विवरण हैं इन सभी का महत्व है। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए शुद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्री अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम उपलब्ध है। भारत में यूनान के हेरोडोटस, वारोम के लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए, इसलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा बन गई थी कि भारतीयों को इतिहास की ठीक संकल्पना ही नहीं थी। ऐसा समझना भारी भूल है। वस्तु स्थिति यह है कि प्राचीन भारतीयों की इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से पूर्णतः भिन्न थी। आजकल का इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, किंतु प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं का वर्णन करता है जिनसे जनसाधारण को कुछ शिक्षा मिल सके। महाभारत में इतिहास की जो परिभाषा दी है उससे भारतीयों की इतिहास विषयक संकल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती हैं। प्राचीन काल में भारतवासी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक समझते थे। इन पुरुषार्थों को करने की प्रेरणा देने में इतिहास भी एक साधन था। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहासकार उन घटनाओं को भी कोई महत्व नहीं देते थे जिनसे इन चारों पुरुषार्थ की शिक्षा न मिल सके। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक था। भारतीय समाज के निर्माण में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, किंतु धर्म के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण थे जिन्होंने भारत में अनेक आंदोलनों, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। भारतीय इतिहास का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए इन सब का अध्ययन आवश्यक है। आधुनिक इतिहासकार इतिहास में केवल राजनीतिक घटनाओं का ही वर्णन करना अपना कर्तव्य नहीं समझता। इसके वर्णन में जनसाधारण उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि शासक और योद्धा। वह उन सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा मानव उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी के अनुसार उत्पादन के साधनों और उनके पारस्परिक संबंधों के तिथि कर्मानुसार अध्ययन से ही हमें विकास के क्रम की जानकारी मिल सकती है। उनके अनुसार इनके आधार पर हम जान सकते हैं कि जनसाधारण किस प्रकार जीवन यापन करते थे। इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिसमें मानव सभ्य बन गया था। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। इस काल को भारतीय इतिहासकार आद्य इतिहास कहते हैं। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है। इस आधार पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक और लगभग ईसा पूर्व 600 के बाद का इतिहास कहलाता है। इसका कारण यह है कि भारत में प्राचीनतम लिखित सामग्री अशोक के अभिलेख हैं जिनका समय ईसा पूर्व 3री शताब्दी है और इस भाषा की विकास में भी लगभग 300 वर्ष लगे होंगे। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध और महावीर की ऐतिहासिकता में भी कोई संदेह नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदि इतिहास लिखते समय वह साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग करता है और इतिहास लिखते समय वह इन दोनों साधनों को इसके अतिरिक्त विदेशियों के वर्णों का भी उपयोग करता है। विदेशियों के जो वर्णन भी साहित्यिक साधन हैं, किंतु उनकी उपयोगिता के विशद वर्णन की आवश्यकता के कारण उनका विवेचन अलग शीर्षक के अंतर्गत
किया गया है। इन सभी स्रोतों का उपयोग करके इतिहासकार काल विशेष का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, हमने बात की थी कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं इनको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, अर्थात एपिग्राफी कहा गया है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं ये अभिलेख हैं और ये सबसे प्रामाणिक भी माने जाते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों को प्राचीन तिथि अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र अर्थात पेलियोग्राफी कहते हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर जो अभिलेख हैं ये पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे हुए मिले थे। और अगर हम बात करते हैं तो स्तंभों, गुहाओं पर, दीवारों पर, प्रतिमानों और ताम्रपत्रों पर और सिक्कों पर ये अभिलेख खुदे हुए मिले थे। अतः इनमें साहित्य की भांति हेरफेर करना संभव नहीं था। यद्यपि सभी अभिलेखों पर इनकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी अक्षरों की बनावट के आधार पर उनका काल मोटे रूप में निर्धारित हो जाता है। सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं ये मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थल से मिले हैं और ये 1400 ईसा पूर्व का माना गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हित्ती और मिथानी जो राजाओं के बीच संधि अभिलेख ये माना जाता है और इसके अंदर जो वैदिक देवता थे जिसका नाम मित्र, वरुण, इंद्र व नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा गया है। जो ये वैदिक देवता थे इन देवताओं को साक्षी माना गया है। जो ये हिती और मिथानी राजा थे इन्होंने जो संधि पत्र जो अभिलेख लिखवाया था तो इन चारों देवताओं को इसमें साक्षी माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत के अंदर सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं जो 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व 300 जो ईसा पूर्व के लगभग हैं। और कुछ विद्वान जो वस्ती जो ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त पिपरवा कलश लेख और अजमेर से प्राप्त वर्ली अभिलेख को अशोक से भी पहले बताया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के सोघोरा व महास्थान अभिलेख भी अशोक के पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की जो नियमित परंपरा है वो अशोक के समय से ही शुरू होती हैं। अगर बात करते हैं कि सबसे पुराना अभिलेख ये हड़प्पा की मोहरों पर मिले हैं, किंतु अभी तक पढ़े नहीं गए। केवल भूतपूर्व निजाम के राज्य में स्थित मास्की नामक स्थान और गुर्जरा जो मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जिससे भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं की लिपियां का विकास हुआ था। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में प्रिंसेप जो जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। इनके अतिरिक्त अशोक के ही कुछ अभिलेख अरामाइक लिपि में हैं। अशोक के बाद के अभिलेखों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सरकारी अभिलेख और दूसरा निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र। प्रशस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इस शासक की उपलब्धियों का विवेचन है। इस प्रकार के अभिलेखों के अन्य उदाहरण कलिंगराज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, गौतमी वलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रामा का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ शिलालेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण हैं। इन अनुदान पत्रों में भूमि खंडों की सीमाओं के उल्लेख के साथ साथ
उस अवसर का वर्णन है जब यह भूमिखंड दान में दिया गया। इन अनुदान पत्रों में शासकों की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है, परंतु इन प्रशस्तियों और अनुदान पत्रों में राजकवियों ने कुछ अतिशयोक्ति भी की है। अतः इनके वर्णन को इतिहासकार को पूर्णतः सत्य नहीं मान लेना चाहिए। बड़ी संख्या में पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान पत्र मिलने से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में पूर्व मध्यकाल लगभग 600 से 1200 ईस्वी में सामंतीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी। जो अभिलेख चट्टानों या स्तंभों पर खुदे हैं, उनके प्राप्ति स्थानों से उस शासक के राज्य की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से उनके राज्य की विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। निजी अभिलेख बहुधा मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर जो तिथियां खुदी हैं, उनसे इन मंदिरों के निर्माण या मूर्ति प्रतिष्ठापन का समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्ति कला और वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण स्वरूप गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और उनमें ब्राह्मणेतर धार्मिक संप्रदायों जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं और उनमें विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। निजी अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है, क्योंकि उनमें तत्कालीन शासकों का भी बहुधा उल्लेख होता है। उनमें कुछ उच्च पदाधिकारियों के पदों, तत्कालीन करों आदि का भी उल्लेख होता है। कुछ अभिलेखों से उन तथ्यों की पुष्टि होती है जिनका उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है। जैसे कि हमें पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी के वंशज धनदेव के अयोध्या अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है। कुछ अभिलेखों में हमें नए तथ्य मालूम होते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें इन शासकों की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख यह बतलाता है कि उसका राज्य विस्तार क्या था। सातवाहन राजाओं का तो पूरा इतिहास ही उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। साहित्य से उन शासकों की उपलब्धियों पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिणी भारत के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य और चोल वंशों का इतिहास लिखने में इन शासकों के अभिलेख बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। विदेशों से प्राप्त कुछ अभिलेखों से भी भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर में जो बोगतकोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधिपत्र अभिलेख मिला है, इनमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर में भी रहते थे। इसी प्रकार मिस्र में तेलुअल अमनों में मिट्टी की कुछ तख्तियां मिली हैं, जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम खुदे हैं, जो नाम ईरान और भारत के आर्य शासकों के नाम जैसे हैं। पर्सिपोलिस और बेस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरान सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, अब फटाफट कुछ महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं और महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्री हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य सम्राट अशोक ने जो प्राकृत भाषा में अभिलेख जारी करवाए थे, तो अशोक का नाम जिन अभिलेखों में मिलता है तो मास्की, गुर्जरा, निठुर एवं उदयगोलम, इनमें इनका नाम अशोक मिलता है। केवल जो पश्चिमी उत्तर में शाहबाजगढ़ी व मानसेरा से वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं ये खरोष्टी लिपि में मिले हैं, और तक्षशिला व लगमान से अरेमाइक लिपि में, और द्विभाषी अभिलेख जो कंधार के पास शेरे कूना से मिले हैं। ये द्विभाषी जो अभिलेख हैं यूनानी, जो ग्रीक तथा अरेमाइक लिपि में लिखे गए थे। अब बात करते हैं कि खरोष्टी व ब्राह्मी दोनों लिपियों से जो अभिलेख मिले हैं, तो एरगुडी वहाँ से मिले हैं, कर्नूल आंध्र प्रदेश से, और जो खरोष्टी लिपि हैं ये ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई हैं। दोस्तों, जो ईरानी सम्राट दारा था, दारा से ही प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख
जो लिखवाना शुरू किया था। भारत में अधिकतर अभिलेख मैसूर कर्नाटक से मिले हैं। एक जो एमपी के एरन से बड़ा प्रतिभा जो मिली है वहाँ उस पर हुनराज तोरमान का लेख मिला है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 ईस्वी के अंदर टिम फेंथल ने खोजा था और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था और जो मदद ली गई थी पढ़ने में ब्राह्मी व ग्रीक द्विभाषी अभिलेखों की मदद ली गई थी। एरन अभिलेख जो एरन स्तंभ लेख हैं ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है और जो भानुगुप्त थे गुप्तकालीन, इसमें महान पराक्रमी गोपराज के जो रणभूमि में वीर गति प्राप्त होने एवं उनकी पत्नी के चीता पर सती होने का प्रथम उल्लेख है इसमें। और तालगुंडा स्तंभ लेख जो शिमोगा जो मैसूर के अंदर हैं, शांतिवर्मन अर्थात जो मयूर शर्मन था उससे संबंधित हैं। ये गुप्तकालीन समय के संदर्भ में हैं और ये स्तंभ लेख दक्षिणी के कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में भारतीय और विदेशी अभिलेख बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिए भी जो साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनकी पुष्टि अभिलेखों से हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट जो पार्ट्स अगले अध्याय में हम और विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।